जब से ग्लोबलाइजेशन का ज़माना हुआ है, चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं और पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो गई है। किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में विज़िट करना जाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन आज हम जो आपको रूबरू कराते हैं, ये सन 70 के दशक की बात है और 70 के दशक में ये एक ऐसा गांव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जो जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ता है। गांव है बागोवाली। बागोवाली एक ऐसा गांव है जहां 70 के दशक से सबसे पहले मुस्लिम बिरादरी में, सबसे पहले अगर गल्फ में, जर्मनी, ईरान, सऊदी अरब में जाने वाले वो शख्स, आज उनसे आपकी बात कराएंगे। जी, अपना नाम बताइए। मज़ाहिर नाम है मेरा, मज़ाहिर हुसैन। और आप भी खालिद हसन। मज़ाहिर हुसैन साहब, बताइए कि सन 70 के दशक में जब आपने ये देश छोड़ा, विदेश जाने की कोशिश की, तो किस तरह से आपको हिम्मत बनी और कहाँ से वो प्रेरणा मिली और किस तरह की वो पूरी आपकी जो कहानी है उसको बताइए हमारे दर्शकों को। दरअसल बात ऐसी है कि हमारी ज़रूरत थी और अपनी ज़रूरत को देखते हुए एक उमंग थी कि भाई कुछ करें, हम बाहर निकलें। तो हमें रास्ता मिला। हमारे ही एक भाई थे जो 1974 में काम करने के लिए कारपेंटर थे, पंजाब गए थे। पंजाब से उनको रास्ता मिला बाहर जाने का। वहाँ जाके उन्होंने बताया आके अपने बाप से, वालिद से, कि जी मैं पासपोर्ट बनवाना चाहता हूँ और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उनके वालिद जो थे वो अपने बेटे पे बहुत भरोसा करते थे और वो लायक बेटा था उनका, इसलिए वो जो ऐसा जैसा कहते गए ऐसा ही उनके वालिद करते गए, क्योंकि बाहर जाने में 5,000 रुपये चाहिए था। और 5,000 रुपया उस वक्त की बड़ी रकम होती थी, जो इंतज़ाम करना ही मुश्किल था। बहरहाल वो एक तरह से बाप ने जुआ खेला था, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जब वो कामयाब हो के 9-10 महीने के बाद वहाँ से लौटे, वो ईरान गए, वहाँ से लौटे, तो वो वहाँ का जो फ़ौरन में जो सामान मिलता था वो उस वक्त इंडिया में नहीं मिलता था। शॉपिंग करके लाए। अरे पूरा गांव देख के एकदम अचंभे में गया जब ये खबर मिली कि सुलेमान आ गए हैं। कौन से सन की बात है इसको भी? ये 1975 की बात है, 1975 में। 1975 में। तो लाइन लग गई पूरे गांव में से, क्योंकि हमारे गांव के लड़के कारपेंटर थे बहुत ज़्यादा, जो मुजफ्फरनगर में जाके काम करते थे। और उनके लिए तो एक ये अजीब सा काम हो गया था और उनके लिए एक रास्ता खुल गया था। वो सब आए, उससे मिले और उनसे बातचीत की और सब के सब मुतासिर हुए, सुलेमान से मुतासिर हुए और उनको यकीन हुआ कि भाई ये तो बहुत अच्छा रास्ता है। तो उन्होंने सब ने जो है ना पासपोर्ट अप्लाई किया और बाहर जाने का सिलसिला शुरू किया। तो उसके अल्टीमेट मुताबिक आपने 74 के बाद, 75 के बाद मन बनाया सऊदी जाने का। हाँ, मैंने मन बनाया। मैं तो कारपेंटरी से बहुत चिढ़ता था, मेरे घर वाले भी चिढ़ते थे, अच्छा ही समझते थे, क्योंकि हमारा पेशा था काश्तकारी का और उसको अच्छा ही समझा जाता था, लेकिन मजबूरी थी। तो मैं सोचा, मैं भाई क्या करूं, मुझे भी बाहर जाना है। मेरे दोस्त थे ये खालिद जो मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, मैंने इनसे कहा मुझे आप ये काम सिखाएं और इन्होंने मुझे वो काम सिखाया। जब उस कंपनी में पहुंचे और वहाँ ये लोग छा गए कि इंडिया से ऐसे कारपेंटर आए हैं, और उस कंपनी ने सोचा कि कुछ और कारपेंटर चाहिए। तो जब दोबारा वो आए कारपेंटर लेने के लिए, तो एजेंट से कहा कि उसी उसी जगह के कारपेंटर चाहिए। उनमें हम भी लाइन में आ गए थे उस वक्त, हालांकि हम तो कारपेंटर इतने अच्छे थे नहीं। हमारा ना इंटरव्यू हुआ, ना हमसे कुछ पूछा, और ये सोच के कि ये तो अच्छे ही होते हैं वहाँ के। कोई उस समय मतलब वो भी होता था मेडिकल वगैरह कुछ? मेडिकल होता था, हाँ। उसी तरह से वही प्रक्रिया थी। जी जी, जो अब है। तो खैर उस वक्त थोड़ा आसान था हमसे, अब टफ है, उस वक्त आसान। अच्छा, जैसे आप सन 76 में जब आपने सऊदी सरजमी पे कदम रखा, 77, हम 77 में जो वहाँ कदम रखा, हाँ। तो यहाँ हिंदुस्तान और सऊदी की सरजमी, दोनों में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ? हमारी ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है और हरियाली हरियाली, यहाँ पे हर किस्म की फसल तैयार होती थी। वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ तो चटियल ज़मीन और रेतीली ज़मीन, वहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता था। वहाँ की आबो हवा देख के हम तो घबरा गए, कहा ये कैसे भाई, धूप वहाँ की इतनी सख्त थी, हम गर्मी में पहुँचे तो करें क्या।
एसी वगैरह कुछ था नहीं? एसी वगैरह थे वहाँ पे, हम्म। लेकिन जब दिन में हम काम करने के लिए जाते थे साइड पे, यानी 77 में भी एसी थी वहां पर? वहाँ 77 में भी एसी, फ्रिज वगैरह, और बिजली 24 घंटे थी, 1 मिनट के लिए गायब नहीं होती थी। तो हमें प्रॉब्लम जो होती थी, वो काम पे जब हम जाते थे, काम करते थे जितने घंटे, 8 घंटे, और आना जाना होता था, उस वक्त वो वक्त जो तो हमारा गर्मी में गुजरता था। लेकिन चूंकि हम काम में लगे रहते थे, इसलिए परवाह नहीं रहती थी। हाँ, जब हम घर आते थे, जब घर पे आते थे, तो हमें एयर कंडीशन रूम हमारा, फ्रिज वगैरह, और बेहतरीन बेड, रहन सहन वहाँ पे मजदूरों का भी ये बहुत अच्छा रहता था। अच्छा, जैसे आप वहां पर रहते थे, जो सैलरी होती थी उस समय वो कितनी होती थी? उस वक्त जो सैलरी थी, जो कारपेंटर या कोई भी ट्रेड वाले थे, उनको 1000 रियाल, 800 रियाल, 1100 रियाल, बस इतना होता। अच्छा, जब इंडिया की करेंसी क्या थी और रियाल कितने में चलता था? रियाल उस वक्त, 1 रियाल जो चलता था वो 2 रुपए और 45 पैसे, 40 पैसे, तकरीबन इतना था, या 35 पैसे। यानी 1000 अगर आपको मिलता था? हाँ, 415 रियाल में 1000 रुपए बनते थे हमारे। सन 75 में या 77 में जब आप गए, तो आपके मन में किस चीज़ से आप प्रभावित हुए? क्या चीज़ ऐसी आई कि आपको वाकई बाहर जाना चाहिए? और कौन कौन से देशों में आप गए? मेरे दोस्त थे असगर और सुलेमान, वो जा रहे थे और उनसे मुझे ये जानकारी मिली। उन्होंने मुझे कहा, भाई खालिद, ऐसा हम जा रहे ईरान के लिए और तुम जाना चाहते हो तो मैं कहा, मेरा पासपोर्ट भी आया नहीं। आप पासपोर्ट ये कौन से सन की बात बता ये रहे हैं? 78 की शुरू की बात बता रहा हूँ। 78 की। और फिर मेरा पासपोर्ट आ गया। वो लोगों ने पासपोर्ट लगाए हुए थे, दिल्ली अख्तर एजेंट था मदनगिरी में। जब मेरा पासपोर्ट आया, वो मुझे भी दे के गए। मैंने उससे बात करी एजेंट से, उसने कहा 2000 रुपये देता था वो पहले, और पासपोर्ट जमा कर दो। उसने फिर मुझे आधे घंटे के बाद अलग बुलाया। उसने कहा कि भाई तुम भी बाहर जा रहे हो और ये लोग भी जा रहे हैं। कब मैं कहा, जी ऐसा है, ये चाहे रह जाएं, आप नहीं रहने के। मैं कहा, जी इसकी वजह क्या है मेहरबानी की? अब इसकी वजह है कि आपने मुझे 2000 रुपये दे दिया, इन्हें नहीं पूछा कि कब भेजोगे कब नहीं। आपने इतना विश्वास किया। तो जी उसने, खैर ये होगा कि हम उसने निकाल दिया। हम गए पहले अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में दूसरा एजेंट था जो वहाँ लड़कों को वहाँ संभालता था। वहाँ जाके हम रुके, 6 लड़के निकले हम यहाँ से। होटल में रुके। होटल में वो एजेंट आया। एजेंट ने हमें कहा, भाई वहाँ ऐसी तरह बात, जुमेरात को निकालूंगा। जुमेरात में हम गए थे। उसने फिर 4 लड़के निकाले, 2 को कहा 2 को अगली जुमेरात को निकालूंगा। 4 हम ईरान निकल गए, 2 रह गए। वहाँ गए, वहाँ तो कोई वलीद एग्रीमेंट या कोई कंपनी आज़ाद कहीं। अब रात को हम सड़क के किनारे सोए, कहीं भी सो जाओ, कोई पूछताछ, इंक्वायरी, कोई तफ्तीश नहीं कोई थी? तफ्तीश नहीं थी। कहीं पढ़ो, कहीं रहो, कहीं फिरो, जैसे मतलब इंडिया ये माहौल था जो आज अपने देश में भी जो नजर नहीं आता जो लोग। हाँ, ये माहौल था वहाँ पे। यानी आपके पास कोई पर्टिकुलर वीजा नहीं था? ना ना बस पासपोर्ट लेके घूम रहे थे? पासपोर्ट। तो वहाँ से हम बैठे, वहाँ से आके स्टेशन पर उतरे। जो ये मेरे 3 साथी थे, ये कहने लगे, भाई हम तो जा रहे हैं वहाँ से फैक्ट्री में, उसको देखते हैं। मैं बैठा रहा, इससे बोला आप यहाँ बैठ दो स्टेशन पे। अच्छा, वहाँ एक और बात थी, ये जो बड़ी अटैची होता सामान होता, इसके लिए वहाँ इस सिस्टम पर लॉकर बने हुए थे। उसमें लॉकर में रखो और चाबी अपने आप रख लो। एक अहम बात और कर ले, जैसे ये आपका सफर रहा, हाँ आपका ईरान से जर्मनी तक का, हाँ। तो इसमें कितना समय लगा था आपको? इसमें जो समय हमारा लगा, इसमें तकरीबन बस 1 महीना लगा। अच्छा, इस एक महीने में जो आप जद्दोजहद करते रहे, इस एक महीने के बाद जब थोड़ी राहत मिली, तो सबसे पहले अपने घर पे आपने किसको याद किया? नहीं, वो तो घर सभी को याद किया। शादीशुदा थे? हाँ, ना ना, शादी नहीं, मंगनी हो रही थी। अच्छा, फिर आपको चिट्ठी, पत्तर, खत वो कैसे, खत किस तरह? वो निज़ाम तो डाक से चलता था। नहीं, वो आपने पहला लेटर डाला इधर या कैसे हुआ? लेटर डाला इधर, हम्म। तुर्की से भी डाला, डालते चले गए लेटर तो हम। अच्छा, जैसे तुर्की से आपने लेटर इधर, तो तुर्की के एड्रेस पे जैसे आपने लेटर भेजा, तो इन्होंने तो तुर्की के लेटर बस एड्रेस हम पे तो भेजा होगा। लेटर लिख के और आगे चले गए। फिर
वो पता नहीं वहीं होटल में मिला होगा या क्या होगा। अच्छा, इस तरीके से हम चलते रहे। यहाँ गरीबी बहुत जबरदस्त थी, वहाँ दिखाई नहीं। मुझे वहाँ कहाँ नाम को भी नहीं, वहाँ तो गरीबी है और ईमानदारी कोट कोट के भरी हुई है। ईमानदारी ईमानदारी कोट कोट के बेईमानी नहीं मिल सकती कहीं भी, कहीं भी नाम को। जितने देशों में आप घूमे हैं कहीं बेईमानी नजर नहीं है। सन 78 की बात है। मिली थोड़ी सी ईरान में, थोड़ी सी, वो भी नहीं तो यूरोप में जाके आप गोरों के मुल्क में कहीं भी बेईमानी नहीं मिलती। हमारी आपकी बात चल रही थी कि आप जो खत पढ़ते थे उनको किस तरह आपने महसूस किया, यहाँ से हमारी बात शुरू हुई। उसके बाद जैसे आपका लगातार वहाँ सिलसिला जारी रहा मतलब काम करने का, तो कितने दिन में ऐसा मन किया कि वापस अपने देश जाया जाए? ने हमारे मालूम था कि 2 साल का एग्रीमेंट था हमारा कंपनी के साथ। तो हमें ये था कि 2 महीने 2 साल पूरे होंगे तो हमें छुट्टी मिल जाएगी और हम घर चले जाएंगे। और इसी वजह से हमें बीच बीच में पता था कि हम घर तो जा ही नहीं सकते, लेकिन घर वाले बहुत याद आते थे। हमने अपने आप को तसल्ली ये दे रखी थी कि हमारे एक के यहाँ आने से जो कमाई हमारी हो रही है उससे हमारा परिवार, हमारा ख़ानदान, हमारा घर जो है वो बड़े अच्छे खुश हो के रह रहे हैं। तो वो खुश रह रहे हैं मेरे एक के परेशान होने से, यानी काम करने से। अच्छा, पैसा कैसे भेजते थे वहाँ से? भाई ड्राफ्ट, भाई बैंक भेजते, भाई बैंक भेजते थे। तो आज के इस दौर में और उस दौर में खास फर्क क्या लगा है? तो हमारी जो नई जनरेशन सुन रही है स्पेशली, उनको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं देखो, मैं तो यही कहूँगा कि वो ज़माना एक मध्यम ज़माना था। अच्छा जी, और ये बहुत तेज़ी का ज़माना है, बहुत दौड़ भाग दौड़ का ज़माना है। अगर अच्छा हाँ, मैं एक बात और बतलाऊँ आपको कि वहाँ जाके जो मैंने महसूस किया, मैंने महसूस ये किया कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का जो पालन पोषण है वो उस तरीके से करें, उनको बच्चों को पढ़ाए लिखाए तालीम दें। और हम जो इस काम में आए हैं यहाँ, हमारे बच्चे आए यहाँ, लेकिन ये जो वर्कशॉप में हम काम करते हैं, वर्कशॉप के लिए ना आए। ये जो वर्कशॉप जिनका है वो ऑफिसों में बैठते हैं, कंपनी चलाते हैं। कंपनी के जो ऑफिस होते हैं, कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, कोई कौन हिसाब करने वाले हैं या जैसे भी हैं, हमारे बच्चे आए ऑफिसों के लिए आए। अमीरों से ये फ़ायदा पहुंचता है कि मान लिया अमीर हमें काम करने वाले, हम मज़दूर हैं या ट्रेडमैन हैं या ड्राइवर है या कुछ भी, हम जब अमीरों के यहाँ काम करेंगे तो वहाँ पैसे ज़्यादा मिलेंगे। हम अगर एक गांव में काम करेंगे तो पैसे कम मिलेंगे, शहरों में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा इनकम होगी। और बड़े शहरों में जाएंगे, जैसे मान लिया बॉम्बे हैं, इधर उधर से मुल्क के चारों तरफ से बॉम्बे लोग जाते हैं, पैसे की नगरी। तो आप शहरीकरण के फेवर में हैं, मतलब जो शहरीकरण हो रहा है, जो गांव से लोग शहरों में जा रहे हैं, यानी उसके पक्ष में हैं आज आप? बिल्कुल हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जनरेशन सुन रही है, जो नए लड़के आपको सुन रहे भाई जो हमारे बच्चे हैं जो सुन रहे हैं हमको, उनको चाहिए कि वो एजुकेशन फील्ड में अपना पूरा जौहर दिखाए, पूरा काम करें हैं? और घर वर के चक्कर में ना पड़े। मतलब घर वर के चक्कर का मतलब यह है कि बाहर नहीं जाते हम कमाने के लिए, हम तो यहीं जो भी कुछ है इसी में काफ़ी है। काफ़ी नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए और सोच सही करने की होनी चाहिए। लीगल काम करना चाहिए और जायज़ तरीके से कमाना चाहिए। परिंदों की तरह बिखर जाओ, बिखर जाओ, समंदरों में बिल्कुल बिखर जाओ। बिखर जाओ। ये दुनिया जो है ना बनाई है, ये मेरे लिए, ये गांव ही नहीं बनाया, ये पूरी दुनिया मेरे लिए बनाई है। क्योंकि सऊदी अरेबिया में एक मसला और था, बल्कि हर मुल्क का मसला है कि लेबर के लिए फैमिली अलाउ नहीं थी। फैमिली लेबर के लिए अलाउ नहीं थी कि उनकी आमदनी इतनी होती नहीं थी। तो ये कमी जो मैंने महसूस की, और मैंने फिर अपने बच्चे जब पैदा होने शुरू हुए तो पहले ही मन बना लिया कि इनको पढ़ाना लिखाना है। पहला बच्चा जब मेरा स्कूल में जाने की उम्र उसकी हुई 6 साल 5 साल, तो मैंने सबसे पहला ये काम किया कि उसको बोर्डिंग में देहरादून डाला। अल्टीमेट आपने एजुकेशन की अहमियत को महसूस किया और आपने घूम फिर के ये महसूस किया
अल्लामा इकबाल साहब की दो लाइन है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर।